बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जो है जिसका नाम है हीट, हमने उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं जी किसके? चैप्टर नंबर 11 के। याद रखिएगा, इस आपको जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा कि हमारे पास हर चैप्टर के आखिर में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उन काफ़ी न्यूमेरिकल्स में से कुछ न्यूमेरिकल्स काम के होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो इतने काम के नहीं होते, यूजलेस होते हैं। और दूसरा हमने ये देखा था फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में कि न्यूमेरिकल्स जो हैं फिर वो रैंडम्स होते हैं, वो बुक के आखिर में से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम्पल्स में से भी आ सकते हैं, बुक के आखिर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। हमारा तरीकेकार क्या हुआ? हमारा तरीकेकार ये हुआ कि हमने कुछ एक लिस्ट बना रखी है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसी तरह चैप्टर 11 में कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा। उन न्यूमेरिकल्स को आपने गौर से देखना है, अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है। फिर जब हम इस चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे तो फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट दूंगा इस चैप्टर का, जिसमें आपको वही न्यूमेरिकल्स होंगे, बस उसमें जरा वर्डिंग्स और अल्फाज को रद्द बदल किया हुआ होगा। तो आपने जो है उन न्यूमेरिकल्स को फिर खुद अटेम्प्ट करना है और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त जो मैं आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैं उसको टाइप करूंगा तो अच्छा रह जाएगा, स्पीड हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं अब जो पहला न्यूमेरिकल है वो मैं लिख रहा हूँ, आपके सामने नोट कर लिएगा। पहला जो आपकी बुक में जो शुरू का न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला जो आपकी बुक का एंड में जो न्यूमेरिकल है वो तो इंतहाई आसान है जी। उसमें आपको फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है। ये एज सच इतना काम का नहीं है, ना आ सकता है कभी, ना आएगा। खुद सोच सकते हो सेकंड ईयर के अंदर ये फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट वाली कन्वर्जन नहीं पूछी जाएंगी। इसको आप चाहे तो होमवर्क में रख लें, चाहे तो आप इसको इग्नोर कर दें, हटा दें। सिंपल सा है जी, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। उस फॉर्मूले के तहत हम जो है वो कर सकते हैं, लिहाजा इसको आप चाहें तो होमवर्क में रखें, चाहे तो आप इसको छोड़ दें। मैं जो आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो है जी हमारा बुक का दूसरा न्यूमेरिकल है। स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ exactly 0.2 centimeter at 30 degree centigrade. What will be its length at 60 डिग्री सेंटीग्रेड? ये है जी मैं आपको जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही ये मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं जी। एक सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। एज सच ये भी इतना काम का नहीं है, ये भी नहीं आएगा, इतना सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, फिर भी चले हम इससे एक स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एल है जी, एल लिख देते हैं हम। ठीक है, चलें। अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं जी, एक स्टील रॉड है आपके पास। ठीक है जी, मैं पॉइंटर निकाल लेता हूँ। A steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर, और उस वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो ये स्टार्टिंग लेंथ हो गई और ये स्टार्टिंग टेम्परेचर हो गया, तो हम इसको कहेंगे L1। L1 से मुराद होता है इनिशियल लेंथ या स्टार्टिंग लेंथ। कितनी है जी हमारे पास? 0.2 सेंटीमीटर। और ये हो गया स्टार्टिंग टेम्परेचर, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर को हम T1 से डिनोट करते हैं, और ये कितना है जी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, याद होगा आपको, वर्डिंग्स याद हो, अगर आपको वेरिएबल्स याद हो। तो L1 होता है स्टार्टिंग लेंथ, L2 होता है जी फाइनल लेंथ, T1 होता है स्टार्टिंग टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर, और T2 होता है जी फाइनल टेम्परेचर। डेल्टा एल और डेल्टा टी से मुराद होता है चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास एक स्टील रॉड है, उसकी लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, हमने लिखा L1 0.2, और उसकी जो लेंथ, उसका जो सॉरी उसका जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने उसका टेम्परेचर भी लिख दिया
30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद कहते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी। अब ये जो 60 डिग्री है ये फाइनल टेम्परेचर हो गया, इसको हम कहेंगे T2। T2 हमारे पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल लेंथ पूछी जा रही है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। तो ये L2 हमें मालूम करना है, L2 हमें मालूम करना है। अगर यहाँ लिखा हुआ था व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ या व्हाट विल बी द डिफरेंस इन लेंथ, सो अगर हमें अगर चेंज बोला जाता है कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ है तो हमें फिर डेल्टा एल निकालना होगा, लेकिन उन्होंने चेंज इन लेंथ नहीं कहा, इन्होंने कहा व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उस स्टील रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी। तो फाइनल, जाहिर बात है ये तो फाइनल रॉड हो गई, फाइनल लेंथ हो गई सॉरी, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी ये हमें इसका मालूम करना है। अब यहाँ पर उमूमन जब ये आपका बोर्ड में आता है सवाल जब ये बोर्ड में सवाल आएगा तो आपको इसका एल्फा दिया हुआ होता है, ठीक है। एल्फा आपको पता है जी, एल्फा से मुराद होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो स्टील रॉड का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आपको दिया हुआ होता है, लेकिन फिर भी इजी सी वैल्यू है, आप इसको याद कर लें। एल्फा जो है स्टील रॉड का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है जी। ये आपके पास जो क्या नाम है एल्फा की जो वैल्यूज हैं, ये आपका बुक का पेज नंबर 5 है, उसमें एक टेबल बना हुआ है, हर मटेरियल की आपको एल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एल्फा है जी स्टील का। स्टील जो होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, इट इज अ कांस्टेंट। उमूमन आपको दिया हुआ होता है, लेकिन नहीं भी दिया हुआ तो याद कर लें। सो दैट इज अवर न्यूमेरिकल। इनिशियल लेंथ हमें दी हुई है 0.2, इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 30, फाइनल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 60, फाइनल लेंथ हमें बतानी है और एल्फा हमें बताना है। अच्छा, अब यहाँ एक दो बातें मैं जरा बताऊं आपको। पहली बात ये कि जिन न्यूमेरिकल्स में या जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी आ रहा होता है, हम उन फॉर्मूलों में टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करते। टेम्परेचर अगर में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में ही चलाते हैं, केल्विन में दिया हुआ है तो केल्विन में चलाते हैं। अगर हम कन्वर्ट कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिन जिन फॉर्मूलों में। अब आपको पता है ना एल्फा का जो फॉर्मूला होता है, या ये जो डेल्टा एल का फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा L1 डेल्टा टी। अब देखिए इसमें डेल्टा टी आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, तो यहाँ हम टेम्परेचर को इसी यूनिट में रखेंगे, ठीक है, इसी यूनिट में रखेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये जहन में रख लें कि जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी आता है वहां हम यूनिट कन्वर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम कर भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर भी दोगे ना आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस सिचुएशन में आप डेल्टा टी निकालें जरा, चले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, डेल्टा टी निकालें, क्या होता है T2 माइनस T1। T2 आपके पास कितना है 60, माइनस T1 आपके पास कितना है 30, दोनों को माइनस करें तो डेल्टा टी कितना आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये डेल्टा टी आ रहा है। अब अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें, 30 में 273 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 303, ये हो गया T1। इसी तरह हम T2 को भी कन्वर्ट कर देते हैं जी, 60 ऐड कर देते हैं जी 273 में, तो ये क्या हो जाएगा 333, ठीक है जी, 7। अब आप निकाले जरा इस केल्विन पर, T2 माइनस T1 वही निकलेगा जी, 333 माइनस 303, क्या निकलता है 30 केल्विन, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ा, डेल्टा टी की वैल्यू सेम आ रही है 30 और 30। सो दैट इज वाई जिन फॉर्मूलों में हमारे पास डेल्टा टी आएगा आप उसमें टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपके पास ये जो लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं इसमें डेल्टा टी आता है, लिहाजा इसमें हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले अगर आपको याद हो, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, इसमें भी देखें डेल्टा टी आ रहा है, लिहाजा इसमें भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, एनआरटी, अब इसमें देखें सिर्फ टी आता है, इसमें डेल्टा टी नहीं आ रहा है, इसमें टेम्परेचर आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं आ रहा, लिहाजा इधर हम यूनिट का ख्याल रखेंगे। इधर हमारे पास टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा सो हम उसको केल्विन में लाएंगे। तो ये तो पहली बात है जो आपने नोट करनी है कि अगर आपके फॉर्मूले लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं जिसमें डेल्टा टी आ रहा है, तो आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। और अगर उन फॉर्मूलों को यूज करें जिसमें डेल्टा टी नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल टी आ रहा होता है, तो फिर आप वहां टेम्परेचर का यूनिट केल्विन करेंगे।
एक बात तो ये हो गई जी। दूसरी बात, लीनियर एक्सपेंशंस के जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें हमारे पास उमूमन लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी हुई होगी और हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे। ठीक है, आपको लेंथ दी हुई होगी सेंटीमीटर में और आपने उसको सेंटीमीटर में ही रखना है। अगर आपको मिलीमीटर में दी हुई है तो आप मिलीमीटर में ही रखेंगे। वजह क्या है, ये जो लीनियर एक्सपेंशन होता है बहुत कम होता है। आप अभी आंसर देखोगे बहुत कम आ रहा होगा फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ में फर्क। यानी सेंटीमीटर में भी अगर आप मेजर कर रहे होगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा 0.0002। सेंटीमीटर में भी अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, 0.002, इतना छोटा आता है। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करके मीटर में ले आएंगे तो फिर ये वैल्यू जो है वो इतनी छोटी हो जाएगी कि हम उसको इग्नोर ही कर रहे होंगे। तो फिर जब इग्नोर करोगे तो फिर कोई चेंज ही नहीं आएगा। सो ये चूंकि लीनियर एक्सपेंशन में वैल्यूज इंतहाई छोटी आ रही होती है, सो दैट इज वाई हमने लेंथ को भी कन्वर्ट नहीं करना है। स्मॉलर यूनिट में दिया हुआ होगा, हम स्मॉलर यूनिट में ही रखेंगे। तो ये दो बातें बताने के लिए मैंने इस न्यूमेरिकल को सिलेक्ट किया था। पहला ये है कि जिन फॉर्मूलों में डेल्टा टी आएगा आपने उन फॉर्मूलों में टेम्परेचर के यूनिट को चेंज नहीं करना। और लीनियर एक्सपेंशन में आपको टेम्परेचर छोटे यूनिट में दी हुई होगी, छोटे यूनिट में ही रखेंगे। जैसे हमने लाइट में भी कहा था कि लाइट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें सेंटीमीटर में आती है मेजरमेंट और सेंटीमीटर में ही रखी जाती है, क्योंकि छोटी वैल्यूज होती है इसलिए छोटे यूनिट में ही रखा जाता है। तो चलें जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, हमें L2 मालूम करना है जी। लीनियर एक्सपेंशन वाले टॉपिक में हमने L2 का फॉर्मूला ड्राइव किया था, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जी L2 का। ठीक है जी, आप चाहें तो अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को खोलते हैं जी। L1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 प्लस L1 एल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, आपने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दी, L1 को 1 से मल्टीप्लाई किया L1 आया और L1 को एल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया L1 एल्फा डेल्टा टी। अब हम वैल्यूज डालते हैं जी। L1 हमारे पास कितना है, लेट मी सी, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये L1 की जगह आ गया 0.2 सेंटीमीटर प्लस, अब इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं जी। L1 हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय एल्फा है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमारे पास कितना है जी, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ 30। ठीक है जी, अब इन सारी वैल्यूज को हम प्लस कर लेते हैं 0.2, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट मी यूज कैलकुलेटर। 0.2 मल्टीप्लाई किया मैंने 11 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 30 से, ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, हमने इसको जरा सॉल्व कर लेना है। 0.2 प्लस, अब इस साइंटिफिक नोटेशन को खत्म करते हैं जी। यहाँ मैं चाहूँ तो रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 लिखा हुआ है। ये 10 की पावर -6 है। इस पूरे टर्म को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ ऐसे, तो फिर पावर का साइन जो है वो माइनस से प्लस हो जाएगा। ये तो पता है ना आपको, मल्टीप्लाई और अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लग गया तो प्लस का साइन, माइनस का साइन जो है वो प्लस हो गया। अब ये हो गया जी 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 के साथ 6 जीरो। ठीक है जी, अब 6 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दें। एक एक डिजिट आपने यहाँ छोड़ा, दूसरा ये हो गया, और ऐसे। क्या है ना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। अब चाहे तो 66 को इस नंबर से डिवाइड कर दें, ये आंसर आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है जी, 0.40 है जी, 1 2 3 4 और 66। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0.200066। ये आ गया जी L2 आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इसमें अगर आपको मुश्किल लगी होगी तो ये शायद साइंटिफिक नोटेशन लगी हो, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, पहले मैं नीचे लेके गया +6 हो गया। 10 की पावर +6 को हमने खोल के लिखा। अब 66 को हमने 10 लाख से डिवाइड किया तो आता है हमारे पास, ये जीरो तो हटाए, 0.000066। ठीक है जी, तो अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करा, ये आंसर आ गया। अब देख लें जी, L1 कितना था, 0.2, L2 कितना है जी, 0.00066। हुआ है थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है, कितना हुआ है जी, 0.0000
0.0066 इतना सा एक्सपेंशन हुआ है। अब अगर खुद सोच लो, अगर हमने बड़ा यूनिट यूज किया हुआ होता तो ये एक्सपेंशन हम इग्नोर कर रहे होते। ठीक है जी, तो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है जी, कोई सवाल है तो आपके माइक खुले हुए हैं, पूछ लिएगा। अगले सवाल पे आते हैं जी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको भी टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको टाइप कर लेते हैं जी यहाँ पर। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम of an aluminum sphere of 0.4 meter radius when it is heated from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जी आपके पास सवाल। ठीक है जी, दैट इज द क्वेश्चन। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको फॉन्ट बढ़ा देते हैं। ये आपके पास सवाल है जी। चलें, अब नाउ ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम डाल देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात हो रही है। फाइंड करना है आपको चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम को आप डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी आपको मालूम करना है। चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। एक एल्युमिनियम का स्फेयर है जिसका रेडियस है 0.2 मीटर। ये हो गया रेडियस। कितना है जी रेडियस? 0.4 मीटर। when it is heated from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप उस स्फेयर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना शुरू करते हैं और कहां तक पहुंचा देते हैं उसका टेम्परेचर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 हो गया T1, T1 हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 हो गया आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जी आपके पास है। तो छोटा सा डेटा। आपके पास एक एल्युमिनियम का स्फीयर है जिसका रेडियस 0.4 मीटर है। आपसे कहा जा रहा है कि उसके वॉल्यूम में जो चेंज आया है उसको बताएं कितना है, और आपने एल्युमिनियम स्फीयर को 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चेंज किया उसका। अच्छा जी, अब हम डेल्टा वी का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है बीटा V1 डेल्टा टी। ये जिसका फॉर्मूला। चेंज इन वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो बीटा चाहिए, दूसरा इनिशियल वॉल्यूम चाहिए, और तीसरा डेल्टा टी चाहिए। तो डेल्टा टी तो हम निकाल सकते हैं जी। डेल्टा टी को मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा? T2 माइनस T1। 100 में से 0 माइनस करें तो 100 आ जाता है। सो डेल्टा टी आपने निकाल लिया जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आपने डेल्टा टी निकाल लिया जी। एक चीज तो आ गई। अब हम निकालते हैं जी बीटा। बीटा हम कैसे निकालेंगे? एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका बीटा निकालेंगे। अल्फा जो होता है आपको अमूमन इस सवाल में दिया हुआ होता है, नहीं भी दिया हुआ तो याद कर लें। एल्युमिनियम का अल्फा होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। स्टील का था 11, इसका है 24। बस इतना सा ध्यान में। तो हमारे पास अल्फा है जी। एल्युमिनियम का अल्फा हमें पता है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूले में बीटा चाहिए होता है, तो लिहाजा बीटा कैसे मालूम करेंगे? 3 अल्फा। 3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। सो बीटा कितना हो जाएगा जी? 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 12, 3 2 6 और 72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये बीटा आ गया। दो चीज हो गई जी। हमने डेल्टा टी भी निकाल लिया जी, ये आपका डेल्टा टी आ गया, और बीटा नहीं दिया हुआ था लिहाजा आपने ये बीटा भी कैलकुलेट कर लिया। दो चीज हो गई जी, बीटा भी निकाल लिया। अब आते हैं V1 पे। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम हमें मालूम करना है जी। चूंकि ये एक स्फेयर है, एक गोल ऑब्जेक्ट है, तो स्फेयर के वॉल्यूम्स को आप याद रख लें जी। स्फेयर के वॉल्यूम को तो एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब।
किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम को मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr। इस फॉर्मूले की मदद से हम इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई होता है 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 0.4, इसका क्यूब निकालना है। सो अब ये सारी वैल्यूज पहले आप 0.4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 0.4 का क्यूब आता है 0.064। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 3.142 से और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 4 से। तो ऊपर सारी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 0.804। इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से तो आंसर आएगा 0.268। ये इसका वॉल्यूम आ रहा है 0.268 मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमारे पास हर चीज आ गई, इसको इनिशियल वॉल्यूम कह लें। अब हर चीज आ गई जी। अब हम डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। बीटा हमारे पास है 72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। फिर इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना है जी, 0.268 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमारे पास है 100। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 0.268 इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 26.8। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 72 से, ये हो गया 1930.4, 1930.4 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ये आ गया जी, मीटर क्यूब होता है डेल्टा का क्यूब। ये आंसर आ गया जी। अब चाहें तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन को और ज्यादा करेक्ट कर लेते हैं। सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको 1 और 9 के बीच में ले आते हैं तो 1.9304 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, क्या बन जाएगी, 3 डिजिट्स जम किए 3 हो जाएगी और पहले से मौजूद है आपके पास -6। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को 1 और 9 के बीच में लाया हूँ। 3 डिजिट्स जम करें तो 3 पावर आ गई। अब इन दोनों पावर्स को सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा वी हो जाएगा 1.9304 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आ गया जी आपके वॉल्यूम में, एल्यूमिनियम के वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। 2 न्यूमेरिकल हमने कर लिए, स्टिल वी हैव अ टाइम, यस वी हैव अ टाइम, सो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं मैं। अब जो न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर में से है, जो अक्सर और बेशतर आता रहता है, वो अब हम कर रहे हैं जी। लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। ये जी आपके पास ये जी आपके पास न्यूमेरिकल अगला। इसमें कह रहे हैं जी कैलकुलेट द रूट मीन हाइड्रोजन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या है। अच्छा जी, अब आते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं कि जी इस सवाल में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करना है जी आपको। पॉइंटर कहाँ गया, हाँ ये क्या, ये तीसरा सवाल है, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है, किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा H2, केमिस्ट्री आप जानते हैं। हाइड्रोजन एटम होता तो ये H होता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है तो ये H2 है। और जबकि ये 800 केल्विन क्या है, ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आपके पास हो गया 800 केल्विन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, बल्कि ड्राइव भी किया आपने, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रू वी बार स्क्वायर। ये वी बार क्या है जी, ये मीन वेलोसिटी है। वी बार मीन मतलब एवरेज, आपको याद होगा।
हमने इसको कहा था कि ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज को हम मीन भी कहते हैं। तो ये है जी मीन वेलोसिटी, ये क्या है जी, मीन वेलोसिटी वी बार, ठीक है जी। अब अगर हम इस स्क्वायर को खत्म कर दें तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अभी इस पूरी वेलोसिटी को हम कह रहे हैं कि ये मीन वेलोसिटी है। अगर हम ये स्क्वायर खत्म कर दें यानी सिर्फ वी बार बना दें तो वो ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल सा वी बार, ठीक है, समझ में आई बात। हमने जो प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, तो उसमें जो वी बार स्क्वायर आता है वो होता है मीन वेलोसिटी। अगर हम उसका स्क्वायर खत्म कर दें, रूट ले लें, आपको पता है ना स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लिया जाता है। सो अगर हम वी बार स्क्वायर का रूट ले लें, क्या बचेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वी बार बचेगा। तो ये जो वी बार है ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड वी बार। इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो देखें यहीं से बनाता हूं मैं, इस वी बार को रहने देते हैं वी बार स्क्वायर, बाकी ये सब चीज उधर ले जाए, डेंसिटी डिवाइड होगा, 3 डिवाइड उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3p डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और अब हम रूट ले लें दोनों तरफ का, तो ये स्क्वायर कट गया, क्या बचा जी, वी बार इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करने का, हो गई ना, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसका रूट हो गया, तो ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना तो हमारे पास प्रेशर है ना हमारे पास डेंसिटी है। तो दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं जी। दूसरा फॉर्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने बनाया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लेट मी सी, रुक जाए, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv/स्क्वायर, ये हमने एक डेरिवेशन में किया है। और इसी तरह मैंने एक डेरिवेशन में ये काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला भी बनाया था, 3/2 kT इक्वल्स टू 1/2 mv/स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv/स्क्वायर, एक हमने काइनेटिक एनर्जी का इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला बनाया था ये वाला 3/2 kT। तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर किया तो ये स्टेटमेंट बन गई 3/2 kT इक्वल्स टू 1/2 mv/स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ का 2 जो है ये कट गया, तो क्या बचता है जी, इधर से बचता है 3 kT इक्वल्स टू, ये 1 तो बेकार है, यहाँ क्या बचता है mv/स्क्वायर, m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 kT डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू, अब स्क्वायर ले लोगे आप वो स्क्वायर रूट, तो ये रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ रूट आ जाएगा। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये मैंने दोनों फॉर्मूला आपको बना के दिखा दिए, एक तो हमने प्रेशर वाला फॉर्मूला लिया, उससे हमने रूट मीन स्क्वायर का पहला फॉर्मूला निकाल लिया, ये जी आपके पास पहला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है जी, जिसको मैं एक अजीब से ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ना, ये पहला फॉर्मूला है, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला लग जाएगा, वी बार इक्वल्स टू √3 प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और एक ये वाला फॉर्मूला है जी √3 kT/m। ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया जी, ये मैंने आपके सामने काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले लिए, कंपेयर कर दिए और फिर मैंने उसमें से रूट मीन स्क्वायर निकाल दिया। ये वाला फॉर्मूला हम इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, वी बार इक्वल्स टू 3 kT डिवाइडेड बाय m। ये वाला फॉर्मूला जो है हम इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे जी। टेम्परेचर तो हमारे पास मौजूद है, टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है, बस हमने जो है वो एक तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो एक फिक्स वैल्यू होती है, उसकी बात करनी है, और हमने इसका जो मास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, वो हमें कैलकुलेट करना है। 2 मिनट का जरा, हमने क्या बात कर ली जी, हमने बात कर ली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, वी बार को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दो इसके फॉर्मूले होते हैं, मैंने दोनों आपको बना के दिखा दिए। एक ये फॉर्मूला हो गया, ये रखा हुआ आपके सामने, पॉइंटर कहाँ गया मेरा, ये वाला फॉर्मूला है जी, पहला 3 प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी, दूसरा ये वाला फॉर्मूला होता है, दोनों मैंने आपको दिखा दिया। अब हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है जी, वी बार इज इक्वल टू 3 kT/m, के ये सॉरी टी तो हमारे पास मौजूद है, टेम्परेचर। अब के क्या होता है, के को कहते हो आप बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, आपको याद होगा इक्वेशन के अंदर हमने बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट को के कहा था, और इसकी वैल्यू बनती है R/NA से।
आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन ए मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। यूनिट होता है इसका जूल्स पर केल्विन। ये इसकी वैल्यू है जी। बेहतर तो यही है कि आप याद कर लें। वैसे उमूमन इस न्यूमेरिकल में के की वैल्यू को दिया जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपका न्यूमेरिकल रुक जाएगा। इसलिए बेहतर है इस वैल्यू को भी आप याद कर लें, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। सो के भी हो गया जी। अब हमें एम कैलकुलेट करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें कैलकुलेट करना है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? बड़ा ही सिंपल है ये। मोल्स का फॉर्मूला हमें पता हो जी। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हमें मोल्स का फॉर्मूला पता है। जबकि दूसरा मोल्स का फॉर्मूला भी होता है एक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास जो है दो मोल्स के फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और इधर क्या है जी? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों फॉर्मूलों को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन ए इक्वल्स टू मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वैल्यूज डालते हैं जी। नंबर ऑफ मोल हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल का मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है हमारे पास? एक है, लिहाजा एन हो गया 1। एन ए क्या होता है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इक्वल्स टू मास हमें मालूम करना है, जबकि मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2। ठीक है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रीअरेंज कर लें, आप कुछ भी कर लें, या यूं कह लें, देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इक्वल्स टू मास। अब इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है जी। टू से आप डिवाइड करें 6.02, इसको करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लूँ मैं। 2 डिवाइडेड बाय 6.02, ये हो जाएगा 0.332। मास कितना आ रहा है? इन दो वैल्यूज को डिवाइड किया मैंने, 0.332 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस हो जाएगी जी, क्योंकि ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा -23 किलोग्राम। ओ सॉरी, ग्राम होता है ना इनमें, तो अब इसको किलोग्राम लाना होगा हमें। ये ग्राम में आया है, आपको याद हो मॉलिक्यूलर मासेस जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो ग्राम में आते हैं। ठीक है, हमें इसको किलोग्राम में लाना है। सो ये हमने क्या किया जी? सबसे पहले हमने मोल, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तक तो हुई थी बात। मास कैलकुलेट करने के लिए हमने मोल का एक फॉर्मूला ये लिखा है, एक फॉर्मूला ये लिखा, दोनों को कंपेयर किया और ये एक फॉर्मूला बनाया। इसमें हमने वैल्यूज डाली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, लिहाजा 1 लिखा है। एवोगाड्रो नंबर हमने 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आया मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 को हमने 6.02 से एंड में डिवाइड किया, ये आंसर आ रहा है। अब ग्राम में लाने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फैक्टर्स कर लें, तो मास इज इक्वल टू 0.332। अब किलोग्राम का आपको याद हो शायद, किलोग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -3, और ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये अब किलोग्राम में हो जाएगा। आपको याद हो मैं इंटर में भी बात की है, फैक्टर किलो का क्या होता है? 10 की पावर 3। 1000 से डिवाइड करना है हमें। 1000 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, और डिवाइड हो रहा है, ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो एंड अल्टीमेटली मास हमारे पास क्या आ रहा है? 0.332 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये हो जाएगा -26। अब ये हमारे पास आ गया किलोग्राम। ये मास निकला है। मास में अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो हमने मास कैसे निकाला जी? इस फॉर्मूले को याद कर लें, हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला ही ध्यान में भी डालो आप। एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। बस आपने वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया, जो मास आया वो ग्राम में आता है, आपने किलोग्राम में उसको कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब आपके पास इस फॉर्मूले की तमाम चीजें आ गई हैं जी।
3 भी आ गया। के आपको पता है कितना है, ये लिखा हुआ के। टेम्परेचर आपको पता है जी 800 केल्विन। मास आपको पता है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। याद रखिएगा इसमें डेल्टा टी नहीं है। सो अगर इसमें आपको के की जगह सेंटीग्रेड दिया हुआ होता तो फिर आप जो है उसको कन्वर्ट करते। अब इसमें वैल्यूज डाल के सॉल्व करना, दैट विल बी योर होमवर्क। इस वी के अंदर जो है ना 3 KT/m वैल्यूज डालें और फिर अंडर रूट करें। सो ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है जी, यहाँ पर अब अभी क्लास को वाइंड अप